So today our topic is about theory and law. हमने हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बाद हमने डेटा कलेक्शन की थी। तो हमने ये बताया था अगर ये डेटा कलेक्शन अगर इस हाइपोथेसिस को और इस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करे तो हमारा ये हाइपोथेसिस जो है ये थ्योरी बन जाती है। अब हम वो थ्योरी पढ़ते हैं कि एक हाइपोथेसिस जो है ये थ्योरी में कैसे जाता है और हमारे पास जो थ्योरी है ये हमारे पास लॉ में किस तरह जाती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थ्योरी। When a hypothesis is given a repeated exposure to experimentation, अगर है हाइपोथेसिस को हम बार बार एक्सपोज करें एक्सपेरिमेंटेशन को, बार बार उस हाइपोथेसिस पर हम एक्सपेरिमेंट करें एंड इज नॉट फाल्सिफाइड, और वो हाइपोथेसिस जो है वो गलत साबित ना हो, वो झूठा साबित ना हो, इट इंक्रीज बायोलॉजिस्ट कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस, तो इससे इस हाइपोथेसिस पर बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस, उसका अबूर जो है इस पर बढ़ जाता है। सच हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, वो हाइपोथेसिस जो अपने वक्त की सारे टेस्ट जो उस पर होते हैं उस टाइम पर उसको स्टैंड करता है। इसका मतलब ये है कि उन टेस्ट को वो एक्सेप्ट करता है और वो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होता। हाइपोथेसिस टेस्ट होता है लेकिन हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता, तो इस हाइपोथेसिस को फिर हम क्या कहते हैं? थ्योरी। तो बायोलॉजी में हमारे पास जो वेल नोन थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस थ्योरी को नेक्स्ट फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हमने ये बताया कि एक हाइपोथेसिस थ्योरी में कैसे जाता है, अब थ्योरी हमारे पास लॉ में कैसे जाती है। बायोलॉजिस्ट एक्सर्ट ग्रेट एफर्ट्स टू डिस्प्रूव द थ्योरी, बायोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। ग्रेट एफर्ट्स मीन वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि इस थ्योरी को डिस्प्रूव करें, इसे गलत साबित करें। इसका मतलब है वो स्ट्रगल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारी जो थ्योरी है इसमें कहाँ पर गलती है कि हम इसे गलत साबित कर सके। एफ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच, अगर यही अप्रोच एक थ्योरी सर्वाइव करे और इस सब कुछ के बावजूद वो रिजेक्ट नहीं हो और वो थ्योरी हमारे पास सही आए, एंड सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और जितने एक्सपेरिमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड बायोलॉजिस्ट करते हैं वो भी इस थ्योरी को सपोर्ट करे, एंड सम सॉर्ट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन इज यूज। ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन भी यूज हो। जब एक चीज में मैथमेटिकल इक्वेशन यूज होते हैं और वो इक्वेशन जो है इस बात को, इस स्टेटमेंट को, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करे, तो इसकी बात ये हमारे पास लॉ में जाती है या प्रिंसिपल में जाती है। लॉ में हमारे पास मैथमेटिक्स का यूज होना जरूरी है। A scientific law is uniform or constant fact of nature. साइंटिफिक लॉ जो है ये यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेम होता है, हर जगह में ये एक ही बात होगी, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, ये कुदरत का एक कांस्टेंट फैक्ट होता है जो कभी भी चेंज नहीं होगा। इट इज इररिफ्यूटेबल थ्योरी, हम लॉ को इररिफ्यूटेबल थ्योरी भी कहते हैं। इररिफ्यूटेबल का मतलब है इम्पॉसिबल टू डिस्प्रूव, वो थ्योरी जो इम्पॉसिबल हो कि उसे हम गलत साबित करें, तो इस ऐसी थ्योरी को हम लॉ कहते हैं। हमारे पास बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट लॉज है उसमें एक लॉ है हार्डी वेनबर्ग लॉ, जिसने इवोल्यूशन के बारे में इसे पेश किया था, और इसको हम इवोल्यूशन चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे, और इसमें इसने मैथमेटिक्स का एक इक्वेशन यूज किया था, मैथ्स इक्वेशन।
दूसरा हमारे पास जो बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट लॉज है वो है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसको हम जेनेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसने इस लॉज में मैथमेटिकल जो टूल यूज़ किया था वो हमारे पास था स्टैटिस्टिक। तो ये थी हमारे पास थ्योरी एंड लॉ। इसके बाद थी हमारे पास थ्योरी एंड लॉ। इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे, इसमें थ्योरी और लॉ को भी इंक्लूड करेंगे। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने जो सेक्स बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किए, तो अब हम इसमें थ्योरी और लॉ को इंक्लूड करते हैं और एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हैं। अगर हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था वो डिजीज़ और उसका ट्रीटमेंट था। हम इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर सबसे पहले करते हैं ऑब्जर्वेशन। इसमें हम एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्वालिटेटिव में हम अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं और क्वांटिटेटिव में हम साइंटिफिक इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं। हमारा जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऑब्जर्वेशन में हमने उसका सोल्यूशन देखा। इस सोल्यूशन का हमारे पास पॉसिबल आंसर क्या है। इस हाइपोथेसिस के बाद इस पर हम डिडक्शन करते हैं। जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एक इंडक्टिव रीजनिंग थी और दूसरी हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग थी। एक्सपेरिमेंट में मैंने ये बताया था कि हम ज़्यादातर डिडक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें हम एक जनरल स्टेटमेंट से एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट तक आते हैं। एक जनरल बात होगी जो सारों के लिए एक जैसी होगी, लेकिन फिर भी हम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करेंगे और स्पेसिफिक में जाएंगे। डिडक्शन के बाद हम इस हाइपोथेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास आता है डेटा। तो हम सबसे पहले उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं। अगर इस डेटा की ऑर्गेनाइजेशन और इस डेटा की एनालिसिस ने हमारे एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट किया या हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया, तो हमारा हाइपोथेसिस जो है ये थ्योरी में जाएगा। अगर इस डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस ने हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं किया, तो ये हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। हमने ये बताया था कि डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस की इम्पोर्टेंस है कि ये एक हाइपोथेसिस को मॉडिफाई भी कर सकता है, इस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट भी कर सकता है और इसे कंफर्म भी कर सकता है। अगर हाइपोथेसिस नॉट प्रूव्ड, इसने हाइपोथेसिस को प्रूव नहीं किया, तो वो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इससे बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे, बैक स्टेप पर आएंगे और न्यू हाइपोथेसिस बनाएंगे। अगर इस डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा एनालिसिस ने हमारे पास प्रूव किया, इसको हाइपोथेसिस को, तो हमारे पास ये हाइपोथेसिस जो है इस पर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये हाइपोथेसिस हमारे पास थ्योरी बन जाएगी। इसके बाद अगर इस थ्योरी पर हमने डिस्कशन की, इस थ्योरी पर मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स जिसे हम सेमिनार कहते हैं वो अरेंज किया,
और थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि इसमें हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज किया। तो ये थ्योरी हमारे पास लॉ में कन्वर्ट होती है, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। और ये लॉ और प्रिंसिपल हमारे पास यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये थी हमारी बायोलॉजिकल मेथड, जिस पर हमने मलेरिया में भी डिटेल से एक्सप्लेनेशन की। और ये था हमारा लास्ट टॉपिक। हमारा